viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम रिसर्च सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि रिसर्च सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 6 है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं जाके आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और लास्ट पार्ट को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक ओवरव्यू दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि सब्जेक्टिव अप्रोच है कि उसमें हम लाइफ एक्सपीरियंसेस, लोगों के बिहेवियर्स, उनके परसेप्शन वगैरह के बारे में उनसे क्या करते हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस पर रिसर्च होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच बेस पे है, जिसमें हम लाइफ एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, बिहेवियर्स वगैरह को स्टडी करते हैं। बाकी क्वालिटेटिव रिसर्च की जो डिफिनीशन और इसकी एक्सप्लेनेशन तो वो आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पहले देख ले, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए समझना इंतहाई इजी होगा। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डिजाइन। मतलब ये कि जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी अपने टाइप्स हैं, तो उसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के भी अपने टाइप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहता हूं, तो उसमें आप कौन सा डिज़ाइन यूज़ करोगे, कौन से टाइप की क्वालिटेटिव स्टडी आप करोगे, ये आपसे पूछा जाता है। बाकी क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। अब क्वालिटेटिव डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, सेकंड हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी, थर्ड हमारे पास एथनोग्राफिक रिसर्च, फोर्थ हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये 4 मेन हमारे पास स्टडी डिज़ाइन है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। और आगे आने वाले स्लाइड में हम एक एक डिज़ाइन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ माइनर हमारे पास केस स्टडी हो गया या क्रिटिकल सोशल थ्योरी एटसेट्रा, तो वो भी हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आता है। लेकिन उसके 4 जो मेन पार्ट्स टाइप्स हैं वो ये हैं और इनके बारे में अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, लिहाजा इनको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने गौर से सुनना है और जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं वो आप लोगों ने अपने पास नोट करना है। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसमें हम किसी फिनोमेना के बारे में रिसर्च करते हैं। फिनोमेनोलॉजी इज एन अप्रोच टू थिंकिंग अबाउट पीपल लाइफ एक्सपीरियंसेस। लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर मैंने रिसर्च करना है कि उनका कि फलां डिजीज में या फलां पोजीशन पे उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो वो हमारे पास आएगा फिनोमेनोलॉजी स्टडी डिजाइन में। Phenomena are the world of experience. Phenomena occur when a person experiences them. An experience is considered unique to individual. आप अगर किसी भी इवेंट वगैरह को एक्सपीरियंस करते हो तो उसको हम कहते हैं फिनोमेना, या कोई इवेंट आप पे गुजरता है तो उसको हम कहते हैं फिनोमेना। और फिनोमेना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस या रिस्पॉन्स वो फिनोमेना की तरफ इंडिविजुअल होता है, मतलब डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से। द फ्रेज बीइंग इन द वर्ल्ड इज अ कंसेप्ट दैट एक्नॉलेज पीपल फिजिकल टाई टू देयर वर्ल्ड दे थिंक, सी, हियर, फील एंड आर कॉन्शियस थ्रू देयर इंटरेक्शन विद वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं कि बीइंग इन द वर्ल्ड, जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम चीज़ों को महसूस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनको फील करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो बस आपकी यही सोच दुनिया के बारे में या किसी इवेंट के बारे में वो हम स्टडी करते हैं फिनोमेनोलॉजी स्टडी डिज़ाइन में, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का स्टडी डिज़ाइन है या क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है। तो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में आप लोगों का माइंड थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसके 2 मेन टाइप्स हैं।
एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी, एक है इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजी। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें इवेंट के बारे में डिटेल लोगे, बात खत्म। जबकि इंटरप्रिटेटिव में आप क्या करोगे, उन इंफॉर्मेशन को आपने इंटरप्रेट करना है, उनसे रिजल्ट बनाना है कि उस इवेंट जो उसने देखा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, अब उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो इसको हम इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हसरल 1962, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग एज पीपल एक्सपीरियंस देम। सिंपल लोगों के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना, बस उनकी डिटेल से लिखना, बात खत्म। These things include hearing, seeing, believing, feeling, remembering, deciding, evaluating, acting and so forth। मतलब वो चीज़ों को किस तरह देखते हैं, बिलीव करते हैं, सोचते हैं, और उनके डिसीजन, उनके evaluation, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी में। सेकेंड हमारे पास है इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजी। इंटरप्रिटेटिव जो है हमारे पास हेडिगर, जो कि हिसरल का स्टूडेंट था, उन्होंने इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजी के बारे में डिटेल दी कि मूव फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव इनटू इंटरप्रेटिव अप्रोच। वो डिस्क्रिप्टिव से जाके इंटरप्रेटिव अप्रोच में चला गया कि जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन आ गई, अब उसकी इंटरप्रिटेशन हम कर ले, उनसे हम रिजल्ट की तरफ जाए। ही स्ट्रेस्ड इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग ह्यूमन। उन्होंने क्या कहा कि सिंपल डिस्क्राइब नहीं करना जो हम डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी में करते हैं, बल्कि हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये क्या है, ये इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजी है। ये दो टाइप्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है फिनोमेनोलॉजी का कि AB Skilbert described the experiences of nurses who had committed serious medication error, the meaning of these experiences carry, and what kind of help and support they received after committing their error। अगर हम यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन एक एक्सपीरियंस का कि नर्सिस से मेडिकेशन एरर होता है, तो हम क्या करें, एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी उसने की कि ये एरर क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, बात खत्म। Finding of study revealed that nurses wanted to share their experience, but this required confidence and trust। अब जब जहाँ पे इंटरप्रेटिव की बात आती है तो वो ये कि आपने एंड रिजल्ट ये अखज़ किया, आपने ये अंडरस्टैंड किया कि जो मेडिकेशन एरर हो रहे हैं, अब नर्सिस चाहती हैं कि वो हमारे पास रिपोर्ट हो, हमारे पास वो रिकॉर्ड हो, लेकिन इसमें उनको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए कि कॉन्फिडेंस उनको मिले या ट्रस्ट उनका डेवलप हो कि जो मेडिसिन एरर उनसे हुआ और उन्होंने रिकॉर्ड किया उस पे उनको कोई नुकसान नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई इश्यू नहीं बनना जाएगा। अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर जो भी मेडिकेशन एरर होगा वो टाइम पे आपके पास रिकॉर्ड होगा, नोट होगा, और उसकी करेक्शन के लिए आप टाइम पे काम कर सकोगे। अब हमारे पास है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जो कि सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड वो टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का। सही है, फिनोमेनोलॉजी हमने एक्सप्लेन कर लिया। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, एज अ रिसर्च अप्रोच ग्राउंडेड थ्योरी डिफर फ्रॉम फिनोमेनोलॉजी इन दैट द प्राइमरी पर्पस इज टू डेवलप अ थ्योरी अबाउट द डोमिनेंट सोशल प्रोसेसेस रादर देन टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमेना। जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये डिटेल से होती है और इसमें हम इतने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो अगर एमसीक्यूज आ गया कि वो कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है कि जिसमें थ्योरीज की डेवलपमेंट होती है, थ्योरी हम बनाते हैं, तो वो ग्राउंडेड थ्योरी है। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है कि उसमें हम इतने इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। The main purpose of using grounded theory approach is to explore social processes with the goal of developing theory। कि आप सोशल जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप उसको एक्सप्लोर करो और आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि मैंने एक थ्योरी बनानी है। मिसाल के तौर पे अगर
मैं एक क्वालिटेटिव रिसर्च करता हूँ किसी हिंदू कल्चर पे कि पाकिस्तान में जितने हिंदू रहते हैं, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, ग्राउंडेड थ्योरी कर रहा हूँ। तो मेरे पास फिर क्या थ्योरीज बनेगी कि हिंदू इस कल्चर को इस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, इस कल्चर को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर मैंने थ्योरीज बनानी है तो मैंने उनके कल्चर के लिहाज से या कोई एक्सपीरियंस के लिहाज से डिटेल के साथ मैंने उनसे डेटा कलेक्ट करना होगा। Unlike quantitative research, grounded theory does not begin with an existing theory, but rather generate theory. क्वांटिटेटिव रिसर्च, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मेरा देखा है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं कि उसमें हम एक थ्योरी ले लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं, या एक थ्योरी हम लेते हैं और वही थ्योरी हमें गाइड करती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में पहले से हमारे पास थ्योरी नहीं होती, बल्कि रिसर्च के दौरान हम उस थ्योरी को जनरेट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में। सही है, रिसर्च डिजाइन में। Grounded theory is an inductive qualitative research method that seek to understand and explain human behavior. ये एक इंडक्टिव अप्रोच है, इसमें हम स्पेसिफिक से जाते हैं जनरल की तरफ। एक पर्सन से इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं और डिटेल से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर उसमें हमारे पास क्या करते हैं, थ्योरीज को जनरेट करते हैं। दिस डिजाइन डिस्कवर्स अंडरलाइंग सोशल फोर्सेस दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम रीजंस आ जाते हैं जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। अनलाइक phenomenologists, grounded theorists seek to include all data source that might contribute to theory development. और जो grounded theory जो लोग रिसर्च करते हैं उसमें जितना डेटा होता है सबके सबको आपने स्टडी में इंक्लूड करना होगा, ताकि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए और उन इंफॉर्मेशन के बाद जब आप थ्योरी बनाओ तो उसमें किसी भी टाइप का मिस्टेक ना हो, किसी भी टाइप की डिफिशियंसी ना हो। और ये एग्जाम्पल है ग्राउंडेड थ्योरी का कि रिसर्च क्वेश्चन फॉर दिस अप्रोच माइट बी हाउ डू चिल्ड्रन को फॉलोइंग द डेथ ऑफ सिबलिंग। अगर सिबलिंग या उसके फ्रेंड्स वगैरह की या उसके ब्रदर वगैरह की अगर डेथ होती है तो बच्चे उसको किस तरह कोप करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आप डिटेल से इंफॉर्मेशन लोगे, टीचर से लोगे, उस बच्चे के स्कूल टीचर से, उसके पेरेंट्स से लोगे, उस बच्चे से भी इंफॉर्मेशन लोगे अगर वो आपको इंटरव्यू दे सकता है, और उसके बाद फिर आपने कोई थ्योरी बनाना है। तो इन दिस एग्जांपल चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट एंड परहैप्स their school teacher will be interviewed. The different concepts and pattern of coping that emerge from the analysis of data will be then synthesized into a theory to serve as guide for further understanding or test. क्या है कि आप सारी डिटेल ले लोगे, फिर उससे आप एक थ्योरी बना दोगे, फिर उस थ्योरी को आप फिर मजीद टेस्ट करते हो और ये देखते हो कि जो मैं थ्योरी जनरेट की आया वो सही है या नहीं। तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। इसके बाद हमारे पास है इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च में क्या है, इथनोग्राफी इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, डिटेलिंग, डिस्क्राइबिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग the life way or particular pattern of culture or pattern of people in their familiar environment. इसमें हम क्या है, देखो सिस्टमेटिक प्रोसेस तो ये है कि इसलिए है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की एक टाइप है और क्वालिटेटिव रिसर्च भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर उसी को एनालाइज करते हैं। अब इंफॉर्मेशन कौन सी, किसी भी पर्सन या किसी भी कल्चर ग्रुप के लाइफ एक्सपीरियंसेस के कि वो एक फला कल्चर में किस तरह अपने बिहेवियर वगैरह को शो करते हैं, उनके तौर तरीके क्या क्या हैं किसी भी फेमिलियर इन्वायरमेंट में, तो इसको कहते हैं इथनोग्राफी। अगर आप पाकिस्तान में हिंदू कल्चर के बारे में कुछ देखना चाहते हैं या इंडिया में मुस्लिम कल्चर के बारे में या यूरोपियन कंट्री में डिफरेंट कल्चर, हमारे पास क्रिश्चियन कल्चर है और भी हमारे पास क्रिश्चियन रिलीजन है अक्सर में,
क्रिश्चियन रिलीजन है, लेकिन उस रिलीजन में उनके जो तौर तरीके हैं, अगर किसी जगह पे वो माइनॉरिटी में रहते हैं, और पाकिस्तान में केपीके में जो चतराल में कैलाश कल्चर है, इसी तरह हिंदू में डिफरेंट कल्चर्स होंगे। अगर आप उनको क्या कहते हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। कंसेप्चुअली डिराइव्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ होल कल्चर, फोकस ऑन हाउ पीपल कम्युनिकेट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इथनोग्राफिक रिसर्च में आते हैं। Ethnographic research was developed by anthropologists as a mechanism for studying culture. Anthropologist वो जो कल्चर, जो लोगों के बिहेवियर्स, उनके जो सोशल वो नाम्स वगैरह, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये इथनोग्राफिक रिसर्च एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने डेवलप किया है, और इसका काम मैकेनिज्म ऑफ स्टडिंग कल्चर, कि कल्चर को स्टडी करना। तो इसके लिए जो एक मैकेनिज्म या सिस्टमेटिक डिज़ाइन है वो है इथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन। इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आए तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कल्चर को हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो वो इथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन में स्टडी करेंगे। नर्सेज इन्वॉल्व इन दिस रिसर्च एग्जामिन कल्चर इशू ऑफ इंटरेस्ट इन नर्सिंग। नर्सिंग कल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ इशू है, उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिटेल से। वर्ड एथनोग्राफी मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल, लोगों के शक्ल या लोगों का रहन सहन देखना, उसकी पिक्चर, इसको इथनोग्राफी कहते हैं। इथनोग्राफी फोकस ऑन कल्चर ग्रुप पे ये फोकस करता है। इथनोग्राफी मीन्स अ स्टडी ऑफ लाइफ वे आर पैटर्न ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के तौर तरीके, उसके रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें इथनोग्राफी में आती। इथनोग्राफी फोकस ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन। इथनोग्राफी मेन फोकस करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल पे। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, अगर कोई हिंदू लोग एक जगह पे रह रहे हैं, उनके अपने कल्चर हैं, तो उसको आप स्टडी करते हो वहाँ पे जाके, ये इथनोग्राफी में आता है। और आपके पास कई जगह पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, उनके कल्चर वगैरह को आप देख रहे हो, तो ये आपके पास इथनोग्राफी में आता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर कल्चर एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजीज इन देयर कल्चर। मिसाल के तौर पे किसी कल्चर को स्टडी करना, फिर इसमें कोई अगर डिजीज़ वगैरह है तो उसको रीज़न वगैरह सारी चीज़ें डिटेल से मालूम करना, यह हमारे पास इथनोग्राफिक रिसर्च में आता है। Nursing knowledge and ethnographic research. Ethnography is a mean of gaining access to health belief and practice of a culture. In a practice profession such as nursing, improved understanding of the meaning of client behavior will enhance nursing judgment and improve nursing care. देखो, एथनोग्राफिक रिसर्च हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें डिफरेंट कल्चर के बारे में मालूमात हो, कि वहाँ पे डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो उनके परसेप्शंस क्या होते हैं किसी डिजीज़ के बारे में, उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं, आया वो रिलीजियस तरफ जाते हैं या मेडिकल उसकी तरफ जाते हैं, हेल्थ की तरफ जाते हैं, या जो हमारे पास मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, आया वो होम्योपैथिक ज़्यादा यूज़ करते हैं या एलोपैथिक यूज़ करते हैं। तो कल्चर के बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर के प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो डिजीज़ और हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। विद इन नर्सिंग वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एथनोग्राफी इज टू प्रॉम्प्ट कल्चरली स्पेसिफिक केयर वेयर मेनी कल्चर आर अनडिस्कवर्ड। तो वही बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है, कल्चर स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करना है, तो मुझे उस कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ और मैंने अब्रॉड जाना है, यूके जाना है, वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे क्रिश्चियंस वगैरह या वहाँ अपने कल्चर के या रिलीजियस के पर्सन्स होंगे। तो मैंने क्या करना है, मैं अगर वहाँ पे उनको सही से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ के इथनोग्राफिक रिसर्च वगैरह को डिटेल के साथ पढ़ना होगा, कि मुझे पता चल जाए कि उनके कल्चर बिलीव, कल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं जो कि उनके डिजीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली, या उनके हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली एग्जामिन पास्ट इवेंट टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। तो ये नाम से भी ज़ाहिर है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, हम जो है ये
हड़प्पा मंजुदड़ू वगैरह के बारे में, टेक्सला, इनके जो प्रीवियस हिस्ट्री है, इस तरह पहले वक्तों में नर्सिंग केयर किस तरह दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर आप कोई स्टडी वगैरह करते हो, रुफैदा अल असलमिया के बारे में आप स्टडी करते हो, ये देखना चाहते हो कि 1940 में, 1950 में, 1970 में किस टाइप का केयर प्रोवाइड किया जाता था, वहाँ पे नर्सिंग नॉलेज किस लेवल का था, वहाँ पे नर्सिंग स्किल्स कौन कौन से होते थे, तो इस तरह की रिसर्च को जब कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, और वो भी क्वालिटेटिव में आता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर वो लोग तो मर चुके हैं, अब हम उससे कैसे स्टडी लें? नहीं, आप उस टाइम के अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस टाइम के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं, उस टाइम के कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, उस टाइम की कोई नक्श वगैरह आपके पास है, तो उनको स्टडी करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। या उस टाइम के जो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के साथ काम किया, उनसे भी अगर आप डिटेल से पूछते हो तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है। तो नर्सिंग में ज़रूरी ये है कि हमें हमारे नर्सिंग हिस्ट्री के बारे में पता हो। हिस्टोरिकल रिसर्च ओपन विंडो इनटू द पास्ट, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज एंड रीशेपिंग ह्यूमन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमें हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यू आइडिया के क्रिएशन में, और ह्यूमन थिंकिंग वगैरह को रीशेप करता है कि पहले किस तरह थिंकिंग हुआ करती थी, किस तरह डिसीजन लिया जाता था, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते थे, और अब क्या हो रहा है। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो मैंने आपको बता दिया, आपको आपके पास्ट के बारे में पता चल जाता है, आपको आपके जो है प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में पता चल जाता है, फिर आप देखते हो कि हिस्ट्री में किस तरह इम्प्रूवमेंट हुई, कहाँ कहाँ पे मसले थे, उन मसाइल को किस तरह सॉल्व किया गया। टू आंसर क्वेश्चन, देयर आर मैनी क्वेश्चन अबाउट आवर पास्ट दैट वी नॉट ओनली वांट टू नो बट कैन प्रॉफिट फ्रॉम नोइंग। हमारे पास में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका हमारे लिए फ़ायदा है कि हम देख लें कि नर्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले नर्सिस किस टाइप के थे, कौन कौन से स्किल्स परफॉर्म होते थे, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिससे आपके प्रोफेशन को आज भी मसला हो रहा है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। उसके बाद आपको पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान रिलेशनशिप का पता चल जाएगा कि पहले वक्तों में किस लेवल के प्रैक्टिस थे, अभी किस लेवल के हैं, इंप्रूवमेंट हुई है या कोई मसला आया है। और आप एकम्प्लिशमेंट, जो आपके एकम्प्लिशमेंट है, जो आपकी तरक्की है, जो आपकी एवल्यूएशन, ये सारी चीज़ों का पता आपको हिस्टोरिकल रिसर्च से पता चलता है। लिहाजा ये आप MCQs के लिए याद रख लें। और लास्ट स्लाइड हमारे पास एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो आपकी रिसर्च पे होगा तो उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाएगी, उसकी वैलिडिटी चेक की जाएगी कि आपने क्या फाइंड किया, कहाँ फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, कौन सा तरीका आपने यूज़ किया। अब आपके जो फाइंडिंग है क्या वो रियलिटी के सही है, रियलिटी को शो करते हैं या शो नहीं करते, आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो किस टाइप का है, आपने रिसर्च कहाँ पे पब्लिश किया, कौन सी जर्नल में पब्लिश किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है, आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी, क्या आपका रिसर्च रिलायबल है, क्या वो हर जगह पे सेम उसके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। उसके बाद द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी सर्टन दैट ही आर शी अंडरस्टैंड। इन्वेस्टिगेटर को क्या उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन था, उसने उसके रिजल्ट किस तरह निकाले, उसको कैसे एनालाइज किया, रिसर्चर का नॉलेज कितना था। तो ये इंटरनल क्रिटिसिज्म में आता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च यूनिट का सेकेंड और लास्ट पार्ट था। अगर आप लोगों के जहन में क्वालिटेटिव रिसर्च, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल का फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।